हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीटीक्यू का लेक्चर नंबर 24। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कॉलम एंड स्टड से जो कि गेट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कॉलम एंड स्टड के बारे में आपसे डिस्कस करा था। अभी हमने गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं लगाए हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी और उसे आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना किसी देरी के जल्दी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बोल रहा है फॉर a long slender column of uniform cross section the ratio of critical buckling load for the case of both end clamped, मतलब क्या है both end clamp का मतलब है both end fixed वाली कंडीशन है, to the case with both end hinged। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा है कि आपको क्रिटिकल बकलिंग लोड निकालना है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चार्ट बताया था ना कि अगर बोथ एंड फिक्स्ड हुए तो क्या करेंगे, बोथ एंड हिंज्ड हुआ तो क्या करेंगे। तो वही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है क्रिटिकल लोड का। पहली कंडीशन क्या है, फिक्स्ड वाली, दोनों हमारा क्या हो जाए, बोथ एंड फिक्स्ड हो जाए। मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ बोथ एंड। ओके, बोथ एंड की बात कर रहा है। बोथ एंड फिक्स्ड के लिए पहले क्रिटिकल लोड निकालिए, फिर बोथ एंड हिंज्ड के लिए क्रिटिकल लोड निकालिए, फिर दोनों का रेशियो लेके बताइए कि आपका रेशियो कितना आएगा और फिर करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं बोथ एंड हिंज की, ओके, क्योंकि सबसे पहला अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो चार्ट में सबसे पहला केस यही था, बोथ एंड हिंज्ड। ओके, अब मैं चार्ट आपको नहीं बनवाने वाली, आप प्रीवियस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी इफेक्टिव लेंथ थी वो किसके बराबर थी, एल के बराबर थी, और जो जनरल फॉर्मूला था क्रिटिकल लोड का वो क्या था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल लोड बोथ एंड फिक्स्ड के लिए कितना हो जाएगा, क्रिटिकल लोड बोथ एंड, पहले हिंज के लिए लिख लेते हैं फिर फिक्स्ड के लिए लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से अगर मैं फिक्स्ड की कंडीशन की बात करूं, फिक्स्ड कंडीशन की तो क्या था, बोथ एंड फिक्स्ड। ओके, अगर आपके बोथ एंड फिक्स्ड हो गए तो एल इफेक्टिव किसके बराबर हो गया था, एल बाई 2 के बराबर हो गया था। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आपने क्रिटिकल लोड की वैल्यू निकाली थी तो वो आपकी आई थी 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो ये क्रिटिकल लोड किसके लिए हो जाएगा, ये आपका बोथ एंड फिक्स्ड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये 1 है ये 2 है, तो लिखना आसान होगा, क्रिटिकल लोड फॉर फर्स्ट केस, क्रिटिकल लोड फॉर सेकंड केस इज इक्वल टू किसकी, कितनी वैल्यू निकली इसकी, 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ये कितनी निकली हिंज के लिए, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देख सकते हो आप, यहां से ये पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, फाइनल 4 इज योर आंसर। ओके, तो 4 इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए 1 2 4 एंड 8। ओके, तो 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो ये कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने आपको कराया है ये 1 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कब आया था, ये आपका आया था गेट मैकेनिकल 2012 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे देखिएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है अ कॉलम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 mm cross 20 mm and a length of 1 meter. The slenderness ratio of the column is close to. Okay, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे स्लेंडरनेस रेशियो पूछ रहा है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो पता होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो आपका क्या होता है, इसको हम लोग एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो को एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका होता है एल बाई के, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत सारे लोग जायरेशन भी बोलते हैं, आई डोंट नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि दोनों ही प्रोनाउंसिएशन चलते हैं हमारे इंडिया में। तो गायरेशन भी बोल सकते हो और जायरेशन भी बोल सकते हो। और एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉलम। ओके, लेंथ ऑफ द कॉलम। अब बात ये आती है इस पर्टिकुलर केस में के की वैल्यू कैसे मिलेगी। चलिए ठीक है, आपके कॉलम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, कॉलम का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, 10 क्रॉस 20 का ये आपको रेक्टेंगल दे रहा है, और लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है, तो ये भी ठीक है। चलिए 1 मीटर है तो इसको हम लोग 1000 mm भी कर सकते हैं, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ये आपका 10 mm दिया हुआ है और ये 20 mm दिया हुआ है। तो याद रखिएगा रेडियस ऑफ गायरेशन और एरिया मूवमेंट I इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू ए। ओके, ये आपका होता है I इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए, वेयर ए इज द एरिया। ओके, तो यहाँ पर आप जब के की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ
I अपॉन ए, और यहां पर ये जो I होगा ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा। याद रखिएगा पूरे कॉलम और स्टड चैप्टर में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हमेशा मिनिमम वाला हम लोग लेते हैं। तो यहां पर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है आपका, अगर आप यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो 10 इंटू 20 क्यूब बाई 12 एक मिलेगा एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, और 20 इंटू 10 क्यूब बाई 12 मिलेगा वाई वाई एक्सिस के अलोंग। तो आप जानते हो, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि हम क्या करेंगे, आई वाई वाई लेंगे 20 इंटू 10 क्यूब बाई 12, क्योंकि ये जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपका मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 10। तो यहां से जब आप के की वैल्यू को फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 10 क्यूब अपॉन 12 इंटू 20 इंटू 10। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 10 से एक 10 चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 100 अपॉन अंडर रूट 12। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, आपको सिलेंडरनेस रेशियो चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉलम 1000 है, सारी वैल्यूज आपने एमएम में ली है तो यहां पर लेंथ भी आप एमएम में ले लो, और ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 12। ओके, 10 अपॉन अंडर रूट 12 होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 फिर कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 12 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे। और यहां पर देखिए स्लेंडरनेस रेशियो के आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 200, 346, 477 और 1000। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। अंडर रूट 12 का मल्टीप्लाई करा दिए, 346.41, 346.41 आपको आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 346 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो, फिर से देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर, 346 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं लोगे, क्योंकि मोस्टली यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं 10 इंटू 20 क्यूब बाई 12 एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, दोनों निकालने पड़ेंगे, और दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मिनिमम आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करोगे। तो एक ये टॉपिक आप हेडिंग बना के लिखिएगा, सिलेंडरनेस रेशियो। ओके, सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा यहां पर। उसके बाद ये भी लिख लीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक रिलेशन रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ। ओके, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराती हूँ, उसे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एन इनिशियली स्ट्रेस फ्री मासलेस इलास्टिक बीम ऑफ लेंथ L एंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद डायमीटर D इज फिक्स्ड बिटवीन टू वॉल एज शोन। द बीम मटेरियल हैज यंग मॉडुलस E एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तभी पिक्चर में आता है जब कहीं ना कहीं टेम्परेचर चेंज की वजह से थर्मल स्ट्रेसेस आपकी डेवलप हो रही हो। इफ द बीम इज स्लोली एंड यूनिफॉर्मली हीटेड, देखिए आखिरी में उसने मेंशन करा है, द टेम्परेचर राइज रिक्वायर्ड टू कॉज द बीम टू बकल इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, आपको एक्चुअली में यहां पर बताना क्या है, आपको टेम्परेचर राइज का वेरिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू डायामीटर। ओके, आपने ऑप्शन पे नजर डाली होगी, ऑप्शन में बोल रहा है कि हम इसका टेम्परेचर को राइज करेंगे। अच्छा, ये जो बीम है इसको बोथ एंड फिक्स्ड कर दिया गया है। ओके, उसके बाद इसमें बकलिंग भी हो रही है, तो इसमें डेफिनेटली क्रिटिकल लोड डेवलप होगा, बकलिंग की वजह से क्रिटिकल लोड आने वाला है। मगर टेम्परेचर चेंज की वजह से यहां पर थर्मल स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगी, तो उसकी वजह से यहां पर थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से भी यहां पर आपको एक लोड मिलने वाला है, एक फोर्स मिलने वाला है। ओके, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी क्रिटिकल लोड की बात करूं तो आपका क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रिटिकल लोड आई होप आपको प्रीवियस वीडियो याद होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चार्ट बनवाया, क्या लिखवाया, अगर दोनों साइड फिक्स्ड हैं तो क्रिटिकल लोड का फाइनल फॉर्मूला क्या है, 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन एक्चुअल लेंथ का होल स्क्वायर। ओके, आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने दोनों वीडियोस को आगे पीछे कराया है ताकि आप दोनों को कनेक्ट कर सको और कॉलम एंड स्टड के मैक्सिमम चीजों को कवर कर सको इन्हीं दोनों वीडियो से। तो यहां पर आप देख सकते हो आपको ये क्रिटिकल लोड मिलने वाला है, मगर है क्या, यहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है, थर्मल एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है। तो यहां पर आपका होगा क्या, यहां पर आपकी थर्मल स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगी। अच्छा, कभी भी टेम्परेचर राइज की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसे थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, और थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E अल्फा डेल्टा T। ओके, थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो आपके थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से जो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उसको बोलते हैं E अल्फा डेल्टा T। अगर आप क्रिटिकल लोड को और थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो लोड डेवलप होगा उसको अगर आप कंपेयर कराना चाहो तो यहां पर आपको क्या कराना पड़ेगा, एरिया का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब आप जाके इस लोड को
ओके या इसको अलग से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थर्मल की वजह से ओके थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो आपका फोर्स आएगा वो कितना होगा, वो होगा ई अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। अब थर्मल स्ट्रेस को लिखेंगे तो लोड अपॉन एरिया, तो यहाँ पर एरिया का जब तक मल्टीप्लाई नहीं कराओगे तब तक पी नहीं मिलेगा, और लोड को स्ट्रेस से कंपेयर नहीं कराया जा सकता, लोड को लोड से ही कंपेयर कराया जा सकता है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर क्रिटिकल लोड भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बकलिंग की बात कर रहा है, तो बकलिंग होगी तो लोड डेफिनेटली आने वाला है, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल स्ट्रेसेस भी आपकी डेवलप होंगी ई अल्फा डेल्टा टी। अब हमें इस डेल्टा टी का वेरिएशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू डायामीटर, तो ई से आप ई कैंसिल आउट कर दीजिए। ओके तो यहां पर आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन अल्फा भी इधर भेज दीजिए, एल स्क्वायर अल्फा। ये सारी चीजें हमारे लिए बेकार की हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं डायामीटर इसमें मतलब कहीं भी आपको डायामीटर नहीं मिलेगा। डायामीटर कहां मिलेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ओके तो ये एक सर्कुलर रॉड है जिसका डायामीटर डी है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। अब हमें ये बताना है डेल्टा टी जो है वो डायमीटर के प्रोपोर्शनल होगा, मगर डायमीटर की पावर कितनी होगी, तो यहां से 2 पावर से 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपकी हट जाएंगी, क्योंकि किसी में भी डायमीटर नहीं है, और डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डायमीटर के स्क्वायर के, क्योंकि पहले पावर 4 थी और इधर पावर 2 रखी है, तो 2 पावर आपकी कैंसिल हो जाएंगी, और यहां पर आपको मिल जाएगा कि जो आपका टेम्परेचर चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाया के स्क्वायर के। अब जरा आप एक बार ऑप्शन देख लो, फर्स्ट में डी दिया हुआ है, रॉन्ग है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें डायमीटर का स्क्वायर गिवन है। ओके तो ये एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी गेट में आते हैं। अगर मैं बात करूं गेट 2017 सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट का दिमाग इस वजह से नहीं चलता है क्योंकि उनको कॉलम एंड स्ट्रेट की नॉलेज नहीं होती है। तो थर्मल स्ट्रेसेस तो समझ आ जाती हैं, तो उसके बाद ये फॉर्मूला कहां से आया ये नहीं पता चलता है। तो मगर अब आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे जस्ट पहले आपने आइलर थ्योरम पढ़ रखी है, तो वहां से आप इन दोनों को, अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्चुअली में 2 टॉपिक लगे हैं, थर्मल स्ट्रेस और कॉलम एंड स्ट्रेट को कंबाइन करा गया, आइलर थ्योरम को और थर्मल स्ट्रेसेस वाले कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक नया क्वेश्चन बनाया गया है, तब ये आप सॉल्व कर पाए। ओके चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें और करा देती हूं ताकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोल रहा है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वुडन कॉलम ऑफ लेंथ 3140 mm इज पिन्ड एंड बोथ एंड। ओके चाहे बोथ एंड पिन्ड बोले चाहे बोथ एंड हिंज्ड बोले, बात एक ही है। फॉर द वुड यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज 12 GPa, अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस 12 MPa, कॉलम नीड्स टू सपोर्ट एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 200 kN यूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 इन द कंप्यूटेशन ऑफ आइलर बकलिंग लोड, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉलम इज। ओके आपसे क्या बोल रहा है, आपका स्क्वायर कॉलम है, इसका एरिया बताना है। तो सपोज कर लीजिए कुछ ए डायमेंशन होगी इस स्क्वायर की, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा। बेसिकली आपको ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। आपको एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बोथ एंड पिन है, तो बोथ एंड पिन के लिए जो आपका क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ओके ये आपका हो जाएगा। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, क्रिटिकल लोड की भी वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि आपको अदर डायमेंशन पे वर्क करना है, ना कि क्रिटिकल लोड पे। तो इसी वजह से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी हुई है, क्योंकि एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड किसके बराबर होगा, जो आपका क्रिटिकल लोड होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्रिटिकल लोड है। ओके तो यहां से आप क्या कर सकते हो, क्रिटिकल लोड को फाइंड कर सकते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, और ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों 10 टू द पावर 3, क्योंकि किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5। अब आप क्या करो, यहां पर पुट कर दो, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एज इट इज रहा। ई की वैल्यू कितनी दे रहा है, ये दे रहा है 12 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 12 गीगापास्कल थी ना, तो मैंने 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करा के मेगापास्कल कर दी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a टू द पावर 4 अपॉन 12, क्योंकि bd क्यूब बाई 12 होता है। अब b और d दोनों सेम है, तो b और d क्यूब क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, तो a टू द पावर 4 हो गया। इंटू l की अगर मैं बात करूं तो 3140 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से सबसे पहले क्या करिए, a टू द पावर 4 की वैल्यू निकालिए, कितनी आ जाएगी। जब आप यहां पर a टू द पावर 4 की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगी 3995945
36.9। ओके, अब आप क्या करो, बोथ साइड अंडर रूट ले लो। जैसे ही आप बोथ साइड अंडर रूट लोगे तो यहां पर आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि यही आपका एरिया है। और जब आप इसका अंडर रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 199896। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, mm स्क्वायर होगी, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी आपने mm में रखी है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर 199896। ये आपका पीआई गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं था कि जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हो, आपको फाइनल आंसर निकाल के पुट करना था, न्यूमेरिकल था ये आपका। ठीक है, तो ये आपके वो क्वेश्चंस हैं कॉलम एंड स्टड के जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी कॉलम एंड स्टड का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप खुद से ना कर पाओ। मैंने मैक्सिमम सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में और प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सिलेंडरनेस रेशियो आप देख सकते हो, गेट 2011 में आपसे पूछा गया। ओके, इसके बाद जो आपका आइलर थ्योरम था, सारे के सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड थे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये भी उसी पर बेस्ड था। प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन कराया इसी इक्वेशन पर बेस्ड था। इससे पहले जो क्वेश्चन करा वो भी आपका इसी इक्वेशन पर बेस्ड था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉलम एंड स्टड में। तो पूरा चार्ट अगर आपने याद कर लिया तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कहीं पर कोई भी कैलकुलेशन, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।